नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बैंकों की हड़ताल के चलते पूरे देश में प्रभावित रहीं बैंकिंग सेवाएं। दिल्ली के बाटला हाउस केस में दोषी करार आरिज को मौत की सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय मामलों का बढ़ना जारी, केरल में घटे कोरोना के मामले। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। और बांग्लादेश में पीएम मोदी के विरोध जुलूस के बैठक मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। चेकों का निपटारा, नगद लेन देन, ऋण और बैंकों से जुड़ी तमाम सेवाओं समेत सभी बैंकिंग सेवाएं सोमवार को पूरे देश में प्रभावित रहीं, क्योंकि 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय आंदोलन के पहले दिन बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का दावा है कि हड़ताल का पहला दिन पूरी तरह सफल रहा। एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने पत्रकारों से बताया कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक कहीं भी बैंकिंग कामकाज नहीं हुआ तथा बैंकिंग अभियान पूरी तरह ठप रहा। औसतन लगभग 16,500 करोड़ रुपए के लगभग 2 करोड़ चेक और क्लियरेंस के लिए पड़े रहे। शीर्ष संघ नेता ने कहा कि सरकारी खजाने के संचालन भी प्रभावित हुए हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल का कोई असर नहीं देखा गया और इन बैंकों में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज हो रहा था। गौरतलब है कि हड़ताल का आह्वान 9 बैंक यूनियनों को मिलाकर गठित की गई यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से किया गया है। केंद्र ने अपनी विनिवेश योजना के तहत 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है, जिसके विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाटला हाउस मुठभेड़ केस में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य आरिज खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज को दिल्ली की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान मौके पर ही था और वह पुलिस की पकड़ से भाग निकला था। गत 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज को पुलिस पर फायरिंग का दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि उसने भागने से पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। कोर्ट ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर भी आरिज ने गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी ने कहा था कि कानून का अनुपालन करवाने वाले अधिकारी जो न्याय का रक्षक था, उनकी हत्या की गई। वो अपनी ड्यूटी पर थे, इसलिए मामले में कड़ा कदम उठाने की दरकार है। कोर्ट ने कहा था कि आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए और 34 के तहत दोषी पाया गया है। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया। 1 दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जानबूझकर पुलिस वालों को चोट पहुंचाई थी। अदालत ने यह भी माना कि खान ने इंस्पेक्टर एमसी शर्मा पर गोली चलाई, जिससे उनकी जान गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए जिन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में गौरतलब है कि 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 26 लोग मारे गए थे जबकि 133 लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। इसमें लीड मिली कि गुजरात में हुए ब्लास्ट से। दरअसल गुजरात में 26 जुलाई 2008 को ब्लास्ट हुआ था। गुजरात पुलिस ने जांच की और उसमें जो लीड मिली वे उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा सभी राज्यों की पुलिस के साथ भी शेयर की थी। जानकारी के मुताबिक
यह लीड दिल्ली पुलिस के साथ भी शेयर की गई थी। जब उन लीड्स को डेवलप किया गया तो उसी आधार पर बाटला हाउस में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। देश में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों का फिर से बढ़ना जारी है, जबकि केरल में मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों में 7,709 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यह संख्या 1,27,480 हो गई। इस अवधि में केरल में कोरोना के सक्रिय मामले 1,461 घटकर 29,777 रह गए। इस दौरान महाराष्ट्र और केरल में इस महामारी से निजात पाने वालों की संख्या सर्वाधिक 8,861 और 8,861 रही। इस वायरस से सबसे अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र पहले और केरल दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 26,291 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 1,13,85,339 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,455 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 1,10,07,352 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। सक्रिय मामले 8,718 बढ़ने से 2,19,262 हो गए। इसी अवधि में 118 और मरीजों की मृत्यु होने के साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,58,725 हो गई है। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी की एक घटना के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 13 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। 15 लोगों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके से 4 बंदूकें भी बरामद की गईं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी करने के पीछे के उद्देश्य का पता अभी नहीं चल सका है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कार्यवाहक पुलिस आयुक्त मानिरुल इस्लाम ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने से पहले उनके विरोध रैली निकालने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर इस्लाम ने रविवार को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य और सरकार के प्रमुखों के आगमन के लिए सुरक्षा ब्रीफिंग में संवाददाताओं से एक सवाल में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग पीएम मोदी के खिलाफ जुलूस और सभाएं कर रहे हैं, उन्हें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बंगबंधु की जन्म शताब्दी और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के समारोह के दौरान राजनीतिक दलों से अति विशिष्ट मेहमान आगमन पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 18 से 26 मार्च के कार्यक्रमों के दौरान कुछ यातायात संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए निर्धारित समय से पहले कार्यालय, अदालत या परीक्षा के लिए केंद्र में पहुंचने का अनुरोध करता हूं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 18 से 26 मार्च तक साप्ताहिक और सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा 4 दिन का अवकाश है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।